गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा आप लोग कैसे हो? मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा अगले सेशन में आप लोगों ने ग्रामर पढ़ा था ना? यस मैम। तो ग्रामर के अंतर्गत आप लोगों ने क्या पढ़ा था? मैम लिपि व्याकरण भाषा। यानी भाषा, लिपि और व्याकरण, यही तो? यस यस मैम। चलिए कुछ हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। काव्यांशु आपने क्लास लिया था ना? तो हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? काव्यांशु, काव्यांशु बताएंगे। मैम 22। 22। आकृति आप बताएं बेटा। यस मैम। कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? मैम कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? मैम 22। 22। यस मैम। आप बताएंगे। कोमल, यस मैम। कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? मैम 22। 22। उत्कर्ष आप बताएं। यस मैम। उत्कर्ष बताइए कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? उत्कर्ष मेरी आवाज सुन पा रहे बेटा? पहले अपनी स्पीकर ऑन रखो। मैम 22। हाँ बेटा, सब लोग सही बता रहे हो, हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं कोई कंफ्यूज होने लगे। हाँ 22 यानी 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अच्छा बताइए रत्नेश बेटा, बोली किसे कहते हैं? हमने पढ़ाया था ना। यस मैम। बोली किसे कहते हैं? मैम किसे? बोली बोली। मैम जो भाषा हमारे क्षेत्र में बोली जाए उसे बोली कहते हैं। जो भाषा यानी बोलचाल की भाषा में जो हम उपयोग करते हैं वह बोली होती है। भाषा तो होती है जो हमारा राजकाज के जो है उसमें इसको मान्यता प्रदान की गई है ना? गौरव बेटा आप बहुत लेट कर देते हो जुड़ने में। चलिए गौरव आप बताएं हमारी राष्ट्रीय भाषा की लिपि क्या है? गौरव। यस मैम। मैम देवनागरी। देवनागरी, वेरी गुड। नागरी। आकृति आप बताएं हमारी प्राचीन भाषा क्या है? या हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मैम हिंदी। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हिंदी से हुई है। श्रेया, श्रेया प्राची बेटा आप बताएं। संस्कृत, हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत है ना? हिंदी की उत्पत्ति यानी कई भाषाओं के शब्द है ना? गौरव से आवाज आ रही है। पहले जहाँ नेटवर्क बार बार मूव मत कीजिए, कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम आगे जो है पढ़ाने के लिए बुक शेयर कर रहे हैं आप लोगों को। आगे चैप्टर में क्या है देखते हैं। यस मैम। यस मैम। यस।
रखा हुआ है। पागलपन करती है। बेटा दिखाई दे रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो पहले जो है हमने पढ़ा था, अब आगे देखते हैं। हर चैप्टर आपका हो गया था ना, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, बोली, है ना? बोली और भाषा में अंतर। Yes, ma'am. अच्छा बताइए, कितने लोगों को बोली भाषा में अंतर लर्न हो गया है? लर्न है किसी को? मैम क्या कुछ आप लेना लोगों है। ने बुक नहीं लिया होगा? भाषा, व्याकरण, इसको भी तो हम लोगों ने पढ़ा था ना? हाँ चलिए बताइए बेटा। Yes, ma'am. आकृति, यस मैम। व्याकरण के कितने अंग है बेटा? मैम 4 वेद हैं। 4 अंग हैं। कौन कौन से? मैम वर्ड, शब्द, मैम पद, मैम मैम वाचक। वाचक नहीं है, वाक्य है। काव्यांशु, आप बताएंगे वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा। रत्नेश आप बताएं, वाक्य किसे कहते हैं? मैम शब्दों को मिलाकर एक आशय प्रकट करने वाले समूह को शब्द वाक्य कहते हैं। वेरी गुड। ये आवाज कहाँ से आ रही है बेटा? व्याकरण किसे कहते हैं? अभिषेक, मैम व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम अपने लिखने और पढ़ने को एक सही नियम दे सकते हैं। वेरी गुड। आप बताएं मुस्कान, भाषा किसे कहते हैं? मैम किसी क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली भाषा कहलाती है। अनुभव, लिप किस काम आती है? मैम लिपि शब्दों को सही रूप देने के काम आती है। सही रूप देने के लिए, किस लिखने के लिए? किसी भाषा को लिखने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे लिप कहते हैं। ऐसे लर्न करोगे बेटा। खुशी आप बताएंगे व्याकरण का उद्देश्य क्या है? हंसो मत खुशी बेटा, बताओ। नहीं लर्न की हो ना? हमने कहा था ना इस क्वेश्चन को जो है इतना आप लोग तैयार रखना। ये तो हर साल आप लोग पढ़ ही रहे हो। 3rd से ग्रामर की बुक लगी है, सब में रहता है पहले भाषा बोली व्याकरण वाला। हाँ काव्यांशु, प्राची आप बताएंगी बेटा व्याकरण का क्या उद्देश्य है? भाषा के नियमों का शास्त्र व्याकरण कहलाता है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है।
अनुभव। अशिक्षित लोग कौन सी भाषा नहीं समझ सकते हैं? बताइए बेटा। अभी उस दिन क्वेश्चन किए थे ना, बताइए अभिषेक। मैम लिखित भाषा को। लिखित भाषा। गौरव बेटा आप बताएंगे यस मैम। भाषा किसका साधन है? मनोरंजन का, अभिव्यक्त का, कमाई का या ज्ञान का? मैम ज्ञान का। ज्ञान का। अब अनुभव। अनुभव। अनुभव बेटा गौरव ने सही बताया है। यस मैम। मैम नो भाषा का, मैम। भाषा ज्ञान का साधन है। ये 4 विकल्प हैं आपके सामने। मुस्कान बेटा आप बताएं, क्या दोनों लोग सही बताए हैं? अभिव्यक्ति का। अभिव्यक्त का। नो मैम। हाँ अभिव्यक्त सही है बेटा, आपने बहुत अच्छा बताया। देखिए यहाँ जब 4 विकल्प दिए होते तो सबसे उचित विकल्प को चुनना होता है ना। तो पहले हम भाषा अभिव्यक्त करेंगे, अपने मन के विचारों को अभिव्यक्त का ही तो साधन है भाषा। जब हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, अपने विचारों को जो व्यक्त नहीं कर पाएंगे, तो फिर ज्ञान हमें कैसे होगा, है ना। इस चीज को पॉइंट पे दिमाग में रखना चाहिए पहला, कि मुख्य क्या है इसमें। चलिए आज हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है। उतना तो हम आप लोगों का टेस्ट ले रहे थे, देख रहे थे कितना आप लोगों को लर्न है। हाँ तो 2 चैप्टर है वर्ण और वर्णमाला। ये भी आपको क्यों रिवाइज करना है, क्योंकि पिछले ग्रामर में, पिछले क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा है इसे, ठीक है। तो पहला देखिए, सबसे मूल इकाई वर्ण होती है ना। भाषा की सबसे मूल इकाई क्या होती है बेटा? वर्ण होती है। तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसी भाषा की छोटी सी छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। यहाँ देखिए शब्द भी दिया गया है, आम। आम शब्द को अगर हम टुकड़े में कर दें तो कोई इसका अर्थ निकल रहा है? अलग तो कर दिया गया है ना। देखिए आ, मा, आ के टुकड़े नहीं हो, लेकिन आ जो उसमें लगा हुआ है, हर व्यंजन शब्द, व्यंजन वर्ण में स्वर लगा होता है, इसको आपको पता है ना। तो क्या उसको हम टुकड़े कर सकते हैं स्वर के? यस मैम। स्वर के टुकड़े नहीं कर सकते हैं ना। जो स्वर है हमारे आ, यस मैम। आ, सब हर व्यंजन वर्ण में आ लगा हुआ है। तो क्या हमें आ के टुकड़े कर पाए हैं? हम नहीं कर पाए हैं ना। तो ही है कि वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते। तो वर्णमाला सबको याद होगा, किसी भाषा में प्रयोग होने वाले वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में जो अक्षर हैं, इसको आप लोग ध्यान रहे हो ना, देख रहे हैं। स्वर आपका 13 यहाँ स्वर है, बाकी यहाँ जो है ये आपका 37 व्यंजन वर्ण है। कुल मिला के आपका यहाँ 50 है ना। इसके अलावा जो है, आइए हिंदी वर्णमाला के 2 भाग, स्वर और व्यंजन। स्वर की संख्या कितनी है आकृति? अभी ऊपर बताई हैं। पहले अपना स्पीकर ऑन कीजिए, आप बोलिए। 11
कितना है? मैम 11। 11 है। 11। यहाँ 11 12 मत किए, अंग आहा इसको भी तो हमने माना है। अभी देखिए, अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना, देखिए अभी तो आप इस स्वर में आ गए हैं, तो 13 माना गया है। ठीक है, हाँ चलिए, स्वर किसे कहते हैं गौरव? गौरव, स्वर किसे कहते हैं? मैम जिन ध्वनियों को बोलते समय हमें बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। और उचित परिभाषा इसकी और भी है, परिभाषा अगर हम देते हैं, है ना, जिन वर्णों के टुकड़े नहीं हो सकते, या जो किसी बिना किसी के सहायता से, बिना किसी वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, वो भी स्वर कहलाते हैं। पिछली क्लासों में आपने ऐसे ही जो है इसका जो है परिभाषा पढ़ा था, ये भी इसमें है। देखिए, आगत ध्वनि, इसको भी हमने पढ़ा था। आगत ध्वनि है ना, अंग्रेजी स्वर अंग्रेजी के प्रभाव से हिंदी में स्थान बना चुका है। इसका प्रयोग आ और ओ के बीच की ध्वनि के लिए होता है, जिसे हम आगत ध्वनि कहते हैं। यहाँ नहीं लिखा है, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा था। आगत स्वर पढ़ा था ना अभिषेक बेटा? जैसे कलम, यस मैम, बाल, डॉक्टर, कॉपी, है ना, ये सब आगत ध्वनि कहलाती है। चलिए हम मेन पॉइंट पे आते हैं, स्वर के भेद, है ना। स्वर के कितने भेद किए गए हैं? तो बेटा स्वर के उच्चारण के लगने वाले समय के हिसाब से स्वर के 3 भेद किए गए हैं। पहला है आपका हास्य स्वर। क्या है? हास्य स्वर। हास्य का हास्य का अर्थ है लघु। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम हास्य स्वर कहते हैं। हिंदी में हास्य स्वर क्या कितने हैं? 4। न, आ, ई, उ, ई। इसको बोलने में हमें कम समय लगा है ना। री मूल रूप से स्वर है। आजकल इसका उच्चारण री के रूप में हो रहा है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, और यहाँ री है, लेकिन इसका प्रयोग री के जो है उच्चारण के अनुसार हो रहा है, रू के रूप में बोला जा रहा है। दीर्घ स्वर है, जिसको जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर के उच्चारण से दुगना समय लग रहा है। जैसे हम हर्ष बोल रहे हैं आ, तो दीर्घ स्वर बोल रहे हैं आ, है ना। हर्ष स्वर बोल रहे हैं ई, तो दीर्घ स्वर बोल रहे हैं ई, है ना। तो कुछ समय ज्यादा लग रहा है ना, दुगना समय लग रहा है, तो वो दीर्घ स्वर हो गया। और तीसरा है प्लुप्त स्वर, जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओम बोलते हैं ना, ओम, तो ये क्या है? प्लुप्त स्वर है। इसके उच्चारण में अधिक समय लग रहा है, यानी दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लग रहा है। वैसे हम लिखते हैं तो बहुत शॉर्टकट में ओम शब्द को, लेकिन बोलते समय सही से बोला जाता है तब ओम ऐसे बोलते हैं ना। हाँ चलिए, यस मैम, यहाँ देखिए, स्वर की स्वर है, मात्रा का चिन्ह है, प्रयोग। बहुत छोटी चीजें हैं, कॉमन चीजें, लेकिन फिर भी ऐसी कॉमन चीजें बड़े बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए उनको मतलब याद रहे, इसलिए व्याकरण में इसको हम पहले पढ़ते हैं ताकि आप लोग को याद रहे। बड़े बड़े जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी ये चीजें आ जाती हैं, क्योंकि छोटी चीजें होती हैं, बड़े लोग उसे भूल जाते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए कैसे बना हुआ है, आ, हाँ, केवल बिना मात्रा का प्रयोग करते हुए, केवल छोटी, हाँ देखिए, का, आ, मा, आ, ला, आ,
मिलके कमल बना हुआ है, यानी हर व्यंजन वर्ण में आ छिपा है, इसको आपको पता ही है। बड़ा आँख से लेकर कान, यस मैम। यानी आज सब देख रहे हो स्क्रीन पे, ये सारे शब्द एक बार देख लीजिए, देश में मन में पढ़ लीजिए, फिर तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कैसे शब्द बने हुए हैं, री से कृष, है ना, कृतु, और कृषि, कृषि भी शब्द बनता है, यहाँ कृष लिखा हुआ है तो कृष शब्द भी बनता है इससे। हाँ चलिए, देख चुके ना। अब हम आएंगे अयोग। यस मैम। क्या हो गया, दीपशिखा? स्टॉप शेयरिंग की हो क्या? बेटा हाँ देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं अयोग वाह, है ना। तो अयोग वाह हमारे यस मैम। कितने हैं अयोग वाह, तू बता सकता है बेटा? यस मैम। बताइए अभिषेक बेटा। मैम 3 अयोगवा व्यंजन है, अनुनासिक, बेटा? अनुस्वार हाँ एंड अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। विसर्ग, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये तीनों अयोग वाह के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ देखिए, अनुस्वार है ना, अंगार में अनुस्वार का उच्चारण आ के बिना नहीं हो रहा है, यानी कहीं भी अनुस्वार का प्रयोग होगा तो वहाँ आ के ऊपर होगा। आ वैसे ही व्यंजन वर्ण में लगा होता है, इसको आप लोगों को पता है। चलिए दूसरा है अनुनासिक, है ना। अनुनासिक यानी जिसको हम बोलते हैं उच्चारण करते समय नाक से हवा निकल रही है ना। जैसे हम बोल रहे हैं आँख, बोलते हैं ना आँख, 5, है ना, तो ऐसे वर्ड अनुनासिक कहे जाते हैं। आँख के बिना इसका भी उच्चारण नहीं हो सकता। ऐसे है अनुस्वार, जैसे प्रातः, अतः, है ना, ऐसे शब्द हैं जिसका हम इसमें अनुस्वार का प्रयोग होता है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, उदाहरण भी यहाँ दिया गया है। अनुस्वार का चिन्ह नासिक, इसे हम क्या कहते हैं, नासिक व्यंजन। इसका उच्चारण नाक से होता है। किससे होता है बेटा उत्कर्ष? नाक से होता है। यह स्वर के पश्चात आता है। पहले हम बोलते हैं तो आ का उच्चारण होता है ना, जैसे अतः या आँख या फिर अंग, बोल रहे हैं ना, अंग, अंग। आ के बाद अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है, जिसमें आ के बिना नहीं होता है, स्वर के पश्चात आता है। कंगन, सुंदर, चंपा, है ना, उदाहरण दिए गए हैं। दूसरा अनुनासिक का चिन्ह है, देख रहे हैं यहाँ चिन्ह, चंद्र बिंदु, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन आप लोग जान रहे हैं। अनुनासिक का चिन्ह क्या होता है, चंद्र बिंदु, है ना। यह स्वर का, इसका उच्चारण स्वर के साथ नाक और मुंह दोनों से होता है। अनुनासिक हम जब बोल रहे होते हैं तो नाक और मुंह दोनों से इसका उच्चारण होता है। जिन स्वरों के ऊपर किसी स्वर की मात्रा नहीं होती वहां यह अपने मूल रूप में लगता है, जैसे चांद, कुंवर, है ना। और यहाँ दिखाया भी गया है, जिन स्वरों की मात्रा ऊपर होती है वहां यह बिंदु
के रूप में लगता है। जैसे मैं अगर है मात्रा लगी हुई है ना, मैं की मात्रा, इसलिए यहाँ लक्षण केवल अनुस्वार के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है। मैं है ना, स्वीच है तो ये अनुनासिक ही, लेकिन जब अभी बताया गया है कि इसके ऊपर मात्रा जब नहीं लगी होती है तो हम इसका मूल रूप में प्रयोग करते हैं, चंद बिंदु के रूप में। लेकिन जब कोई ऊपर मात्रा लगी होती है तो हम इसको अनुसार के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, उच्चारण तो उसका वही होगा, सोच, सोठ, है ना। यस मैम। हाँ, चलिए व्यंजन वर्ण आ गया। जो ध्वन मुख के बिना किसी भाग से टकराकर बाहर आती है, इसे हम व्यंजन कहते हैं, है ना। इसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, यानी हर स्वर व्यंजन में जो है स्वर व्यंजन शब्द में आ स्वर छिपा हुआ है। संधि जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जब उसका विच्छेद करना होता है तो इसको हम तोड़ते हैं, तो हमारे समझ में आता है कि यहाँ कहाँ स्वर की कौन सी मात्रा लगी हुई है ना। आगे चैप्टर में व्यंजन अरे स्वर संधि पढ़ेंगे हम, तब उसका बताएंगे। यहाँ हम व्यंजन के प्रकार पढ़ेंगे। देखिए व्यंजन को के कई प्रकार हैं, है ना। पहला है स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन है बेटा? स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों को बोलते हुए कंठ, कंठ का मतलब गला, अनुभव, कंठ का मतलब क्या होता है? गला। तो जिन व्यंजनों को बोलते हुए कंठ से निकली हुई वायु यानी हवा मुख से के किसी भाग को छूते हुए बाहर आती है, यानी जब हम व्यंजन वर्ड बोल रहे हैं तो हमारे कंठ यानी आवाज, गले से निकली हुई हवा मुंह के किसी भाग को छूते हुए बाहर आती है, यानी स्पर्श करते हुए बाहर। स्पर्श का मतलब ही छूना होता है ना। स्पर्श करते हुए बाहर आती है तो ये हम स्पर्श व्यंजन। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन हमारे इस प्रकार है। देखिए पहला उच्चारण स्थान है, दूसरा वर्ग है, तीसरा व्यंजन है। तो कंठ यानी गले के स्पर्श करते हुए कितने व्यंजन आ रहे हैं आपके, इसको हम का वर्ग में बांटे हैं। का वर्ग, तो का वर्ग में 5 व्यंजन है ना, क, ख, ग, घ, अंगा। तो यहाँ इसका स्पर्श जो है कंठ से हमारे हो रहा है। उच्चारण करके आप लोग देखिए, हो रहा है ना, कंठ से स्पर्श छू रही है हवा। हाँ, तो इसीलिए इसको का वर्ग में बांटा गया है ना। यानी सारे जितने आप देख रहे हो का उच्चारण स्थान अलग अलग। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, यानी का वर्ग के अंतर्गत जो 5 वर्ण आपके आ रहे हैं इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ठीक है, दूसरा आता है आपका तालु, इसे हम तालव्य भी कहते हैं। ठीक है, तालव्य, तालव्य। इसमें चा वर्ग आता है। कौन सा वर्ग आता है गौरव बेटा? चा वर्ग आता है। तो चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया, इतने वर्ण हैं। ठीक है, यस मैम। तीसरा है आपका मूर्धा। यहाँ देखिए इसके अंतर्गत आपका आता है ता वर्ग, है ना। ता, टा, ठा, डा, ढा, ढा, और जो ढा, अड़ा, 2 और इसमें जोड़ दिए गए हैं, जैसे पढ़, लड़, चढ़ना लिखते हैं ना, कड़ा और ढा, इसको भी हम मूर्धा। उच्चारण स्थान इसका क्या है? मूर्धा। किसके यहाँ बेटा आवाज आ रही है? अगला है दंत। देख रहे हैं, इसका है छोटा सा ला, ना और जा, जिसको बोलते समय हमारी वायु जो होते मुख से दांत को टकराते हुए बाहर निकल रही है। तावर, इसमें दंत और मुंह है, और दंत वर्ण में ता वर्ण आ रहा है, ता, था, दा, धा, और ओष्ठ में आ रहा है आपका पा वर्ग, जिसे पा, फा, बा, भा, मा। हम अगर बोल रहे हैं तो हमारी ओठ आपस में दोनों टकरा रहे हैं ना अनुभव?
अनुभव, यस मैम। पोस्ट वर्ग में कौन कौन से वर्ड यानी अक्षर आ रहे हैं बेटा, आप बताएं। अनुभव, मैम पा, पा, बा, भा, मा। हाँ, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन में आते हैं? अंतस्थ। इन व्यंजनों की स्वर और व्यंजनों के बीच होती है। अंतस्थ व्यंजनों की स्थिति कैसी होती है बेटा? स्वर और व्यंजनों की बीच की होती है, यानी इन्हें बोलते समय सांस मुख के किसी भाग से छूटती तो है, लेकिन वह रुकावट बहुत कम होती है। या रा ला बोल रहे हैं ना, मुख से छूट रही है लेकिन रुकावट बहुत कम हो रही है। अंतस्थ यानी आवाज अंदर से बाहर बिना किसी बहुत कम रुकावट के बाहर निकल रही है। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं बेटा? 4 हैं। या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। और अगला है उष्म व्यंजन। उष्म जैसे कि नाम से ही पता चल रहा, उष्म का मतलब होता है गर्माहट होती है ना। हाँ, चलिए उस व्यंजन में इन व्यंजनों को बोलते समय वायु मुख के किसी भाग से रगड़ खाती हुई निकलती है। ये व्यंजन 4 हैं। तो रगड़ खाती है तो इसमें गर्माहट आती है ना, इसीलिए इसको उष्म व्यंजन कहा जाता है। तो बड़ा सा है, अष्टी सा है, छोटा सा है और हा है। ये 4 आपके उष्म व्यंजन में आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती हैं और जो है हमेशा प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम इसको आज बहुत ही अच्छे से आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसको आप जो है तैयार कर लेंगे। आगे देखिए, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के नाम, उच्चारण स्थान तथा संबंधित ध्वनियां इस प्रकार हैं। कंठ यानी गला, का खा गा जो हम बताए हैं अभी। मूर्धन यानी मूर्धा, यहाँ टा ठा डा ढा ड़ा ढा, ये आपका आ गया। हाँ, इन्हीं को जो यानी ये याद करने का आपका बहुत अच्छा जो है दिया गया है कालम बना के, इसकी सहायता से आप इसको याद कर सकते हैं। तालब, ये तालु उसको छूते हुए जो ध्वनियां निकल रही हैं। वक्ष यानी दांत की जड़ को छूते हुए जो निकल रही है ना। दंत यानी जो दांतों को छूते हुए जो ध्वनियां निकल रही हैं। ओष्ठ यानी दोनों ओठों को छूते हुए। दंतोष्ठ यानी दांत और ओठ। वा और फा, देखिए ये दांत को भी ऊपरी दांत के नीचे के ओठ को छूते हुए निकल रही है। वाह और फा। स्वरयंत्रीय यानी स्वरयंत्र। हाँ, स्वरयंत्र हमारा कंठ होता है ना, हाँ बोल रहे हैं तो वहां से आवाज आ रही है। नासिक यानी नाक को छूते ही हवा बाहर निकल रही है। यहाँ देखिए चित्र भी दिखाया गया है, इसको ध्यान से देख लीजिए। बुक होगा तो बुक में भी आप लोग अपने घर पे भी देख सकते हो, फिर आज जिसके पास नहीं है ध्यान से इसको देख लीजिए। नासिक, यहाँ देखिए नाक से निकला हुआ है, सब तो अच्छा दिखाई दे रहा है ना। दंत यानी तालव्य वर्ड जिसको कहते हैं। यहाँ मूर्धन यानी जो जिह्वा की मुर्दा और मुर्दा को छूते हुए निकलती है। दंतोष्ठ यानी दांतों और ओठों को छूते हुए निकल रही है। ओठ केवल ओठों को छूते हुए निकल रही है। कंठोष्ठ यानी कंठ से निकलकर फिर ओठों को छूते हुए बाहर निकल रही है। कंठ है जो गले से निकल रही है। आ हा है ना। कंठ तालब ए जो कंठ और तालुओं को छूते हुए बाहर निकल रही है। अब आ गया आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त यानी जो मिलकर बना है, दो व्यंजनों के योग से बना हुआ है ना। ये 4 है आपके, छ, त्र, ज्ञा, स्र है ना। का और स्र के योग से स्र बना हुआ है। ज्ञा ज्ञा के योग से बना हुआ है। त्र, त और र के योग से त्र बना हुआ है। स बड़ा सा और र के योग से स्र बना हुआ है। आगत व्यंजन ज और फा, देखिए जो अंग्रेजी और फारसी भाषा के साथ हिंदी में आ गए हैं, है ना।
ये उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का सही उच्चारण करने के लिए और के नीचे नुक्ता यानी हम बिंदी लगा देते हैं, जैसे मजदूर, जरूरी, विजन, इज, है ना, रफ्फू, ये सारे आपके हैं। अगला है अन्य संयुक्त व्यंजन। इन 4 विशेष रूपों को छोड़कर हिंदी में अनगिनत संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग होता है। ये संयुक्त व्यंजन 2 प्रकार के लिखे जा सकते हैं, जैसे मिलाकर है विद्या, उद्देश्य, चिन्ह। देखिए मिलाकर लिखा गया है ना, मिट्टी, द्वारा, द्विज, यहाँ 2 व्यंजनों को मिलाकर लिखा गया है। अलग करके भी लिखा जाता है इसी को, देखिए विद्या, उद्देश्य, चिन्ह, मिट्टी, है ना, द्वारा, द्विज। हल चिन्ह, हल यानी जो नीचे लगाया हुआ जाता है ना, व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हमें व्यंजन में से स्वर को निकालना हो तो हम नीचे हलंत जो हम बोलते हैं ना, उसको लगा देते हैं, उसमें से स्वर निकल जाता है, यानी आधा अक्षर बचता है। बेटा अब समय समाप्त होने वाला है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं। देखिए जहाँ संयुक्त व्यंजन ऊपर नीचे मिलाकर लिखे जाते हैं वहाँ स्वर, हाँ बेटा, स्वर रहित व्यंजन देखिए कैसे लिखा गया है। यहाँ स्वर को निकाल के स्वर रहित देख रहे हैं, और रा का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। ये सब आप जान है, केवल हमें आपको दिखाना है ना। यस मैम। रा का प्रयोग 4 रूपों में होता है ना। यहाँ आशीर्वाद देखिए कर्म है, एक तरफ ड्रामा है, एक रा, यहाँ देखिए रा सरा है ना। यस मैम। वर्तनी वाला हम आपको अगले दिन पढ़ाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। इन सबको बेटा आप लोग तैयार कर लेना, और क्योंकि समय समाप्त हो रहा है हमारे सेशन का, तो वर्तनी वाला हम अगले दिन पढ़ाएंगे। आगे का चैप्टर थोड़ा ग्रामर पढ़ा दे तो फिर हम फिर सिलेबस पे जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। यस मैम। कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। यस मैम। इसको समझने में कोई प्रॉब्लम हुई बेटा, अगर आपके पास नई किताब नहीं है तो पुरानी में भी सारी चीजें हैं, है ना। आपके 6 वाले ग्रामर में भी सारी चीजें, तो आप इसको देख के तैयार कर लीजिए, क्योंकि देखने में तो बहुत छोटी चीज होती है लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होती है। बड़े बड़े विद्वान लोग भी इसे भूल जाते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, अब हम यहीं पर अपना जो है सेशन समाप्त कर रहे हैं। ओके बाय।